बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया गया है। इससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। तमाम आबादी के लिए ये सेहत कार्ड है। ये सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी है। इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, पंजाब हुकूमत इसके लिए बजट कैसे इंतज़ाम करेगी, और प्राइवेट माफिया के मुतल्लिक जो कहा जाता है कि प्राइवेट माफिया इससे फ़ायदा उठाएगा, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करने के लिए मैंने पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको प्रोग्राम के अंदर दावत दी है। प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर हम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क की हालात के अंदर मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक जो इस्लामाबाद में चाहे मगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कहीं नवाज शरीफ साहब किसी सेटलमेंट के नतीजे में पाकिस्तान आएंगे और फिर जो 23 मार्च की डेट है पीडीएम की जानिब से, उसके क्या नताइज सामने आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे शेख रुहेल असगर साहब से। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से के अंदर मुझे शबर जैदी साहब ज्वाइन करेंगे। शबर जैदी साहब पाकिस्तान के माहिर मुआशियात हैं। उनकी जानिब से पिछले दिनों भी एक स्टेटमेंट आई और फिर रात कैसर बंगाली साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान जो है वो अमलन दिवालिया हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है। इसकी क्या हकीकत है? मौशी एतबार से 2022 जो है वो बेहतरी का साल होगा क्या? मुल्क के हुक्मरान अवाम को मौशी मुश्किलात से निजात दे सकेंगे कि नहीं? और फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल जो है वो किस तरह से गरीब आवाम के लिए बोझ नहीं साबित होगा? इसके ऊपर बात करने के लिए शबर जैदी साहब मुझे प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर वक्त देने के लिए। मैम, सबसे पहले ओमिक्रॉन के ऊपर बात करना चाहूँगा। क्या मुल्क के अंदर कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है ओमिक्रॉन की सूरत के अंदर? जी बिल्कुल, उसके बारे में तो कोई शक व शुबा नहीं है। वजह ये है कि ये तो बात आपको पता है, एनसीओसी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। अगर आपने आज सुबह की हेडलाइंस जी पढ़ी हो बिल्कुल। अखबारों में, तो सब में उन्होंने मेंशन किया है। असद उमर साहब ने भी कल भी कहा, जी, परसों भी जी कहा, बिल्कुल, मुसलसल कह जी। रहे हैं वो। जी, ये क्योंकि वजह ये है कि ओमिक्रॉन जो है बेसिकली इसमें इन्फेक्टिविटी रेशियो काफ़ी बढ़ गया है और उसी की वजह से केसेस जो हैं ज़्यादा अब सामने आ रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अपना ये जो ये मतलब ओमिक्रॉन है, जी इसकी शिद्दत उतनी नहीं है जैसे बाकी वेरिएंट्स की थी। तो अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से भी निकाले हमें। आमीन। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इसकी वजूहात को तो ठीक है, हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या नॉन वैक्सीनेटेड पीपल्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे? डेफिनेटली नॉन वैक्सीनेटेड जो हैं वो अफेक्ट भी होते हैं और फिर उनके में बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके अंदर अगर आपको ये क्या कहते हैं, कोरोना हो भी तो कोविड हो भी जाए तो उसकी शिद्दत देखी गई है मेजॉरिटी मरीजों के अंदर कम होती है। तो इस वजह से तभी हम बहुत ज्यादा और एम्फसाइज इसकी कर रहे हैं कि लोगों मुख्तसरन को मैम कोशिश। इसकी अलामात के ऊपर भी रोशनी डालिएगा। इसकी पहले वाले वेरिएंट से मिलती जुलती अलामात हैं? तकरीबन वैसी मिलती जुलती हैं। बात ये होता है जी, बुखार है, सर में दर्द हो गया, कोई थोड़ा बहुत जुकाम नस्ले जैसे ही कई दफा अलामात सामने आ जाती हैं। कुछ लोग जो हैं वो शिकायत करते हैं कि आंखों के पीछे दर्द हो रही है। इस तरह के अलामात के साथ कुछ का पेट खराब हो जाता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये कि बहुत ज्यादा जिस्म टूटता है, दर्दे वर्दे होती हैं। तो इस वजह से इसकी कोई ऐसी नहीं कि जी डेफिनेटली सारी अलामात आ जाएंगी। कुछ लोगों में तो सिर्फ अपना आपको पता है कि क्या कहते हैं, ये जो स्मेल का सेंस है वो खत्म हो जाता है। ठीक। उनको पता इस तरह चलता है कि जी उनको अब किसी चीज की ना खुशबू ना किसी चीज की आ नहीं रही। उससे पता चलता है कि शायद कोविड का प्रॉब्लम ना हो तो गया। तो मैम, इसमें एहतियात ज़्यादा वो लोग करें जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, या कोरोना वैक्सीन जिन्होंने लगवा ली है उनको भी ये ओमिक्रॉन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अच्छा। बिल्कुल हो सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि एहतियात करे, चाहे वो वैक्सीनेटेड है या नॉन वैक्सीनेटेड। नॉन वैक्सीनेटेड को तो हर हाल पे जाके अपने आप को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएं अपनी, क्योंकि वैक्सीनेशन उनको कम से कम इस बीमारी की शिद्दत से बहुत हद तक बचा देता है। और मैम, बूस्टर डोज लगवानी होगी जिन्होंने वैक्सीन करवाई हुई है? जी बिल्कुल, आपको पता है कि 30 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपके 6 महीने हो गए हैं दोनों डोजेस लगे हुए, तो आप मेहरबानी करके अपने आप को बूस्टर डोज लगाएं ताकि आप इस बीमारी से बच सकें।
मैम एक अच्छी चीज़ जो ये थी कि आप लोगों ने 31 दिसंबर 2021 तक का जो टारगेट सेट किया हुआ था वैक्सीनेट करने का लोगों को, वो आपने टारगेट अचीव कर लिया। 70 मिलियन लोगों को टारगेट किया गया था ओवरऑल वफाक की जानिब से। अब मैम आगे 2022 की क्या प्लानिंग है? ओमिक्रॉन से निपटने की क्या प्लानिंग है? उसके ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि भाई हिफाजती तदाबीरें क्या हैं, हिफाजती तदाबीरें वही हैं जो कि हम पहले भी इख्तियार करते थे। नंबर वन, हमने जितनी नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है, जैसे कि मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग, उन पे हमें उसी तरीके से भरपूर तरीके से उसी पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज है कि वैक्सीन जो अब अवेलेबल है, बड़ी खुशनसीबी है कि वैक्सीन अवेलेबल है, तो मेहरबानी करके लोग अपने आप को जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट करवाएं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और हमारी पूरी कोशिश है, आपको 10 तारीख तक आपको पता है रेड हमारी कैंपेन, रीच एवरी डोर की कैंपेन चल रही है। बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो 70 वो कहते हैं तकरीबन 70% जो आबादी है पंजाब की, उन सबको हम वैक्सीनेट कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी उनकी मजीद वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहे, क्योंकि जितनी जल्दी हम ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आइंदा से इस बीमारी की से हमारी जान छूट जाएगी, से बचा जा सके। मैम एक बहुत तारीखी कदम जो आपने उठाया हेल्थ कार्ड का, और ये हेल्थ कार्ड यकीनी तौर पर पंजाब की आवाम के लिए, जहां केपीके के अंदर तो दिया जा चुका, वहां से लोग बेनिफिट भी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब के लिए पर्टिकुलरली ये एक बहुत बड़ा कदम था। आबादी बहुत ज़्यादा है, तो आपने हेल्थ कार्ड को लेकर के जो टारगेट सेट किया है उसके ऊपर रोशनी डालिएगा। दूसरा, इसके अंदर जो सवालात हैं, कुछ अश्कालात हैं लोगों के, मैं चाहूँगा कि वन बाय वन उनको भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हर साल 10 लाख रुपए से एक फ़ी ख़ानदान जो है वो सहूलत उठाएगा? जी बिल्कुल, हर साल एक खानदान को हम 10 लाख के थ्रू सपोर्ट करेंगे। और ये इंडोर, यानी वो मरीज जो दाखिल होंगे किसी इलाज के लिए, और इलाज इसमें हर किस्म का शामिल है, इसमें दिल के इलाज भी शामिल है, इसके अंदर गुर्दों का इलाज भी शामिल है, इसके अंदर डायबिटीज है, इसके अंदर हेपेटाइटिस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब के अंदर थैलेसीमिया का इलाज जो है वो भी इसके अंदर शामिल करवाया हुआ है। और इसी तरीके से ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन होने हैं। जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ा न्यूरो सर्जरी जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसलिए जो मेजर बीमारियां और मेजर मसले जिसके लिए लोगों को अस्पताल दाखिल होना पड़ता है और उनको इलाज की जरूरत होती है, वो इस हेल्थ कार्ड के थ्रू मुकम्मल तौर पे सपोर्टेड है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर क्या तरीकेकार होगा? क्या वहां पर भी ये चलेगा, या वहां पर जैसे इलाज दिया जा रहा है पहले वैसे ही दिया जाता रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जो सहूलतें जैसे बाकी जगहों पे, इसी तरीके से हमने अपने अस्पताल भी पूरे जो हैं उनको हमने इम्पैनल कर दिया है। और वो उसी तरह कार्ड, देखिए मकसद इस कार्ड का है कि फ्री इलाज, ठीक, चाहे वो आपको सरकार के अस्पताल में मिले या आपको निजी अस्पताल में मिले, ठीक, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब जहां तक सरकार का अस्पताल है वो तो मुसलसल फ्री है। ठीक है, वो इस हेल्थ कार्ड के बाद भी फ्री रहेगा? जी बिल्कुल है, इस हेल्थ कार्ड के बाद भी इसी तरीके से फ्री रहेगा। और जो कुछ खर्चे जो हैं वो इस हेल्थ कार्ड के थ्रू काट लिए जाएंगे, जो कि हॉस्पिटल के बजट के अंदर चले जाएंगे। और इस तरीके से जो निजी अस्पताल हैं उन सबको, उनके पास 10 लाख का जो वो है फिगर, वो अवेलेबल होगा ताकि वो मरीजों का वहां इलाज कर सकें। यानी इससे ये मतलब है कि जो 70% आबादी जो आज से पहले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करके अपना इलाज करवाती थी, उसको हुकूमत ने उसके हाथ में पैसे दे दिए हैं कि तुम इलाज जरूर करवाओ निजी अस्पतालों से, उसके पैसे हम देंगे। नहीं मैम, जिस तरह इसमें कंफ्यूजन है, अभी सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में कोई जाता है, उसको अद्वियात वहाँ पर फ्री मिलती हैं, उसके ज़रूरी टेस्ट भी हो जाते हैं, अगर उसको एडमिट करने की ज़रूरत हो तो उसको एडमिट भी कर लिया जाता है। क्या अब के बाद तमाम कार्रवाई उसके हेल्थ कार्ड के अगेंस्ट होगी? नहीं जी, बिल्कुल उसी तरह होगी। किसी के पास कार्ड हो या ना, इमरजेंसी में उसी तरह दाखिला होगा, हर तरीके से वही होगा। सिर्फ आपको थोड़ी सी, आप देखें ना इस वक्त
मतलब पंजाब उनके उनके इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉर्ड के कार्डियक्स। अंदर उस पेशेंट का नाम और हेल्थ कार्ड नंबर जो है जी, वो ऐड हो जाएगा, और फिर जो बिल्कुल भी अखराजात सरकारी हॉस्पिटल कैलकुलेट करेगा वो उस हेल्थ कार्ड से कट जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, आपको मैं छोटी सी बात, हमने पहले हमारे 5 सरकारी अस्पताल हैं जो ऑलरेडी इम्पैनल थे, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ऑलरेडी ये सहूलत दे रहे थे, ठीक। और ये दोनों ये सहूलत साथ-साथ चल रही थी। इसी तरीके से अब बाकी अस्पतालों में भी ये सहूलत साथ-साथ चलेगी। आखिर वो भी तो हमारे सरकार के अस्पताल थे ना, और वहाँ फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा था। अब इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से फ्री ट्रीटमेंट मिलता रहेगा, और उसमें से जो खर्चा होगा वो अस्पताल अपना खर्चा जो वो काट लेगी। इम्पोर्टेंट ये है कि निजी अस्पताल के अंदर तो पहले जब लोग जाते थे तो अपने जेब से पैसे देते थे। ठीक। अब जिन अस्पतालों को हमने इम्पैनल कर दिया है वो ये सारी सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि DHQs को बंद कर दिया जाएगा। उस स्टेटमेंट के ऊपर आपने भी एक वजाहती बयान दिया। मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन के लिए भी आप ज़रा इस पर मज़ीद वजाहत कर दें। ये खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं? DHQs को बंद करने से वहाँ जो प्राइवेट तबका है वो ज़ाहिर है हॉस्पिटल बनाएगा, पैसे कमाएगा। देखिए, मकसद ये है, आपका, हमारा और आपका गर्ज ये होनी चाहिए कि एक मरीज जो है, गरीब आदमी हो या दरमियाने तबके का आदमी हो या जिनके पास पैसे भी हैं, अगर हमने सबको कार्ड दे दिए हैं, उनको ये सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। ये उनका हक है इस स्टेट के ऊपर कि उनको सेहत की सहूलत फ्री मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी और चाहिए। मेरा ठीक है, अब मकसद ये है कि निजी अस्पताल अपने अस्पताल बड़े करने चाहते हैं, 100 दफा बड़े करें। हमें तो बहुत फायदा हुआ है। हमारे पास 50,000 बेड्स थे अपने सरकार के अस्पतालों के पंजाब के अंदर। हमने इंश्योरेंस के थ्रू 50,000 बेड और ऐड कर लिए, बगैर पैसे खर्च किए, कोई अस्पताल नए बनाने पे, कोई ब्रिक एंड मॉर्टर पे पैसा खर्च करने की जगह हमने आउटसोर्स कर दिया। किस तरीके से कि भी हमने इंश्योरेंस कर दी, और उन निजी अस्पतालों के अंदर हमारे मरीजों का मुफ्त इलाज होना शुरू हो गया। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं कि ये एक कामयाब एक्सपेरिमेंट इस तरह है कि इससे पहले हमने आपको बताया 2019 में 36 अजला के अंदर ये कार्ड बांटे थे उन लोगों के लिए जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे थे। ठीक। और ये कार्ड इस्तेमाल होने शुरू हुए, और उसमें जो छोटे मोटे हमारी रुकावटें थी वो हमने दूर की। उस बेसिस के ऊपर डीजी खान डिवीजन और अपना साहिवाल डिवीजन वो मुकम्मल तौर पे मई के महीने के अंदर वहाँ के सारे खानदान जो थे उनको ये सहूलत दे दी गई, और उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू की। और हमारे पास जो इस वक्त स्टेटिस्टिक्स हैं वो तकरीबन 7 लाख से ज्यादा फैमिलीज जो हैं उन लोगों ने ऑलरेडी ये सहूलत इस्तेमाल की है, और जो उनकी फिर मॉनिटरिंग और फॉलो अप हो रहा है, 97% 97% ने सेटिस्फेक्शन शो की है कि हम खुश हैं कि जिस किस्म की ये सहूलत हमें मिली है। अच्छा मैम, एक तनकीद ये हो रही है कि इससे एक माफिया जो है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम एक्टिविटी की गई है, बल्कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने भी ये बात कही है। तो आप और नून लीग के लोग, अपोजिशन के लोग भी ये कह रहे हैं कि जी ये माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अब इसको किस तरह से फ़ायदा पहुंचेगा उसको इलेबोरेट भी आगे फर्दर किया गया है कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो मर्जी के बिल बनाएंगे, मर्जी के चार्ज करेंगे, और आम आदमी का कार्ड जो है वो 2 और 3 दफ़ा में वो जब जाएगा उसका कार्ड ख़त्म हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। एक अहम बात बताने की है, आपने कुजा एक मरीज, आज से पहले जितने स्टेटिस्टिक्स हैं वो क्लियरली ये बताते हैं कि 30% आबादी जो थी वो सरकार का अस्पताल इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। 70% जो थी वो आउट ऑफ पॉकेट अपना खर्चा करके प्राइवेट सेक्टर में जाती थी। ठीक, ये बात है ना, आपको पता है, ये स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उस 70% आबादी जो है, जो सरकार के पास आते हैं वो तो आ ही रहे थे, हमने उस 70% आबादी को भी एक सहूलत दे दी कि आप क्यों अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, आप हमारे टैक्स पेयर हैं, आप अपना जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें भी शामिल होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन में भी, तो आपको भी ये सहूलत मिलनी चाहिए कि आप अपनी सेहत के लिए अगर किसी निजी अस्पताल में जा रहे हैं जो हमारे पास इम्पैनल्ड है, वहां आप जाके ये फैसिलिटी ले लें। जहां तक कि ये कैसे कंट्रोल होगा, ये मैं आपको सब
इंश्योरेंस कंपनी जो है, जी हमने तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए हैं ना, हम तो ठीक डायरेक्टली किसी को पैसे नहीं दे रहे। ठीक हो गया। इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इट इज फॉर अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना बचत और अपना मॉनिटरिंग और वो सारा कुछ खुद करेगी। दे विल मॉनिटर एंड सी कि जी बिल प्रॉपरली बने। वो ये देखेंगे कि सबके हॉस्पिटल्स के साथ बाकायदा रेट्स नेगोशिएट हुए भी कि जी दिल के ऑपरेशन का कितना खर्चा होगा, गुर्दे का ऑपरेशन का कितना खर्चा होगा, हड्डियों का ऑपरेशन होगा तो कितना खर्चा होगा, और उनके बाकायदा मखसूस जो रेट्स हैं वो आपने तय किए हैं इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। जी जी, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने रेट्स तय किए हुए। जो लोग माने कि हमें ये रेट्स मंजूर हैं, उन सारे अस्पतालों को इस वक्त बेसिकली दे हैव बीन एम्पैनल्ड। अब जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ उसमें पंजाब हुकूमत भी ऑन बोर्ड है रेट तय करने में। जी, पंजाब हुकूमत ऑन बोर्ड है रेट तय करने में। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने एक सहूलत लेनी है जी, मैं चाहती हूं कि मेरे मरीज का दिल का ऑपरेशन हो जाए। जी ठीक है, ठीक है, और मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक, मैंने उनसे कहा है कि मुझे इस कार्ड के ऊपर ये सहूलतें चाहिए। ठीक। अब कंपनी जाने और अस्पताल जाने, वो अपना तय करेंगे, और जो अस्पताल उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कर रहे हैं, उनको वो लोग पैनल कर रहे हैं। बल्कि मैं अच्छी बात आपको बताऊं कि जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ 5-5, 600 बेडेड अस्पताल बने थे, जो बिल्कुल खाली पड़े रहते थे इस वजह से कि लोग वहां पैसे नहीं दे सकते थे अपने ऑपरेशंस या अपने इलाज के लिए, वो अब सारे अस्पताल जो हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मरीज भरे हुए। मतलब वो इस वजह से कि पहले जो पैसा नहीं दे सकता था, वो अब कार्ड के थ्रू पैसे देके अपना वहां इलाज करवा रहा है। तो अच्छा, दूसरी बात है कि तनकीद किस चीज की कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस बात पे होता है कि सिंध हुकूमत किस बात की तनकीद कर रही है कि हम लोगों को सेहत की सहूलत क्यों दे रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो ये कहते हैं कि जैसे हमने साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी दी, वहां पर हमारे यहाँ वहां पर जिस तरह से कराची के अंदर ना, अगर तो कोई दूध की नहरें वहां बहनी शुरू हो गई है, इसके बारे में मुझे खबर नहीं है। ये देखिए, इस वक्त हमारी हुकूमत जो है, आपको पता है कि छोटे बड़े 23 नए अस्पताल बना रही है जी। इसके अंदर तकरीबन 8 तो मदर एंड चाइल्ड के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारे सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो निश्तर 2, यानी कितने अरसे के बाद मुल्तान के अंदर एक नया बड़ा अस्पताल बन रहा है। कार्डियोलॉजी का अस्पताल इस वक्त डीजी खान के अंदर बन रहा है। मदर एंड चाइल्ड हमारा इस वक्त मियावाली में बन रहा है। 650 बेडेड हॉस्पिटल इस वक्त मदर एंड चाइल्ड लाहौर के अंदर बन रहा है। ये सारे अस्पताल हुकूमत बना रही है। सिंध वालों से पूछे, उन्होंने भी कुछ शुरू किया है इस तरह का काम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये रिस्पॉन्ड कर दें कि इस तरह की जिस तरह की वो सेहत की सहूलियात ऑफर कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ जाते हैं। जैसे साइबर नाइफ का मामला है कि साइबर नाइफ की टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका पैसा नहीं है। इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो पंजाब के हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं की जा सकती? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि साइबर नाइफ जो है ना, बेसिकली इट्स अ फैसिलिटी व्हिच इज बीन गिवन बाय द कंपनी इटसेल्फ। जो वो कंपनी है ना, उसने वहां लगाई है और उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। आप फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, आपको कोई अंदाजा है कि 11-11.5 करोड़ आवाम को कितनी बड़ी सहूलत जो है इस वक्त हुकूमत दे रही है? नहीं, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं आपसे उनके सवाल का जवाब मांग रहा था। मैं आपको ये भी बात बता दूं, जिन जिन चीजों को हम समझते हैं कि आउटसोर्स करना चाहिए, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के अंदर पहले जब सीटी स्कैन लगा करते थे, तो वो सीटी स्कैन जो थे उनको कोई थोड़ा बहुत पुर्जा खराब करके वो खराब कर देते और फिर लोग बाहर प्राइवेट में करवा रहे होते थे। हमने एक काम किया, आउटसोर्स कर दिया उनको। हम सीटी स्कैन अपनी कंपनी खुद लगाती है, उनको हम उनके पैसे दे देते हैं। ठीक। अब इंश्योरेंस के साथ थ्रू हमारे लिए और काम आसान हो गया। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने ये तय किया है, बल्कि पॉलिसी डिसीजन चीफ मिनिस्टर साहब ने भी दी है कि हमें आउटसोर्स करके हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो, कोई मशीन खराब ना हो, लोगों को सहूलत मिलती रहे। फिर मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि जिस तरह की आपकी देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आप सिग्नेटरी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक बहुत अहम चीज है कि हमने माँ और बच्चे की सेहत के लिए क्या बेहतरी ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, अब उस माँ और बच्चे की सेहत की बेहतरी के लिए सबसे बड़ी ये बात है कि हम 8 से ज़्यादा अस्पताल जो हैं, वो सिर्फ़ माँ और बच्चे की मख़सूस ट्रीटमेंट के लिए बना रहे हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हमने जो कार्ड्स दिए हैं, इसमें डिलीवरी की, इसमें सिज़ेरियन सेक्शन की सारी सहूलतें इसके अंदर मौजूद हैं। हुँ। अब अगर ये सारी चीज़ें आप देखें, तो इससे साफ पता चलता है कि हालात ठीक। जो हैं डॉक्टर साहिबा, जी, मैं मेरे सामने एक केस है, मैं आपके सामने वो प्रेजेंट करने लगा हूँ। साहिवाल डिवीजन का केस है मैम, कि हमारे एक अजीज़ हैं, बेसिकली उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि वो उनको ऑपरेट करवाना था, एक छोटा सा हिरनी का ऑपरेट करवाना था। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उनके पास पैसा नहीं था, रिक्शा चलाते हैं गरीब आदमी। वो वहाँ हॉस्पिटल में गए, हेल्थ कार्ड के ज़रिए से उनका इलाज हुआ, 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया है, वापसी पे उनको दवाइयाँ भी दी गई और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। वो बड़े खुश। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या आपको आपका बिल दिखाया गया कि आपको 3 दिन रखने के बाद कितना उन्होंने चार्ज किया आपके हेल्थ कार्ड के अगेंस्ट? उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल ने मुझे नहीं दिखाया, ना मैंने पूछा। तो इस तरह के वाकयात जो हैं, अगर रिपोर्ट होना शुरू हो गए तो नहीं, नहीं, उसके नहीं, लिए कोई आप मैकेनिज्म है? एक सेकंड। अब आपको मैं क्लियर कर दूं। अगर उसके हर्निया का ऑपरेशन है, वो तयशुदा अमाउंट कटेगी। ठीक। जो मर्जी कर ले वो अस्पताल, जो तयशुदा अमाउंट है उसके अलावा कुछ नहीं पैसे कटेंगे उसके। हम्म। ये मैं आपको बता दूं। तो हर ऑपरेशन, हर प्रोसीजर, छोटे बड़े की बाकायदा रेट्स तय हैं। इसलिए लोगों को बिल्कुल परेशान और फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। वो अगली दफा किसी वक्त अस्पताल देखें ना, एक अच्छी बात हुई, वो अपना जाके उन्होंने इलाज कराया, उनका हम्म। कोई पैसा नहीं लगा, उनको वहां भी दवाई मिली, और घर जाते वक्त भी उनको दवाई दे दी गई। हम्म। ठीक है ना? उन्होंने तो अपनी नहीं पूरी मैम, सेटिस्फेक्शन शो फेक की है। फेक बिल्स भी तो बन सकते हैं ना। प्राइवेट माफिया से आप कैसे तवक्का रख सकते हैं कि वो बड़े वैसे ईमानदारी मुझे से मुझे चलेंगे? आप एक बात बताइए, हम एक चीज जो पॉजिटिव हो रही है, नहीं, हम मैं पॉजिटिव है, आपको बिल्कुल ठीक एक है। सेकंड, एक बात सुने। जिस इंश्योरेंस कंपनी ने इस इंश्योरेंस के थ्रू पैसे कमाने हैं, हाँ। वो तो हमसे बहुत ज्यादा इसको मॉनिटर करेगी ना। हम्म। हम तो कोई मुनाफा नहीं कमा रहे, कमाने तो उन्होंने मुनाफा है। आप समझे ना? मैं तो समझ गया हूँ। वो इंश्योर करेंगे कि सिर्फ वो पैसे दिए जाएं जो एक्चुअली खर्च हुए। हम्म। वो 10 दफा उसको खंगालेंगे बिल को। वो तो 10 दफा खंगालते हैं। आप कभी जिन जिन लोगों की इंश्योरेंस पहले हुई भी है, उनसे पूछा करें कि इंश्योरेंस कंपनीज कितनी डिटेल में से गुजरती हैं इससे बिल्कुल ठीक। पहले के पैसे रिइंबर्स हों। तो आप तसल्ली रखिए कि इस किस्म के काम और इसके इसके ऊपर इसके नजर। अगेंस्ट मैम, सेहत कार्ड के अगेंस्ट पंजाब हुकूमत ने कितना बजट प्लान किया है? जी, मैं आपको ये बता दूं कि जी 3 साल के अरसे के लिए 399 अरब रुपए जो हैं वो मखसूस किए गए हैं। ठीक। और ये बता दूं कि इस साल के अंदर 65 अरब रुपए ऑलरेडी हमारे एडीपी में शामिल थे। ठीक। अब क्योंकि जनवरी से शुरू किया गया है और ये जून तक होगा, हमारे पास उसके पैसे मुकम्मल तौर पे हैं। जो पहले इंश्योरेंस हुई थी उसके पैसे दिए जा चुके हैं। हम्म। अब जो नई इंश्योरेंस हुई है उसके पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक। आइंदा के लिए हमने हर साल 130 अरब रुपए हम अपने बजट में रखे हुए हैं कि हम ये मखसूस करेंगे हेल्थ कार्ड्स के लिए। मैम, आपका ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, आई रियली अप्रिशिएट। दुआ है कि अगली हुकूमत भी, जो भी आए, आपकी हो या कोई भी हो, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, तो इसको ज़रूर वो कंटिन्यू रखे और रिवर्स बैक ना करे। अल्लाह ताला खैर रखे। मेरा ख्याल है जब आप इज्तमाही बेहतरी का काम करेंगे जी। और लोगों की फलाह का काम करेंगे, तो कोई भी हुकूमत आए, हमारी हो या कोई और हो, वो इसको वापस नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल ठीक बता है। दूं मैं आपको। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो शेख रुहेल असगर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मेरे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख रुहेल असगर साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने खसूसी तौर पर प्रोग्राम में वक्त दिया। सर मैं सबसे पहले आपका कमेंट लेना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आई है और फॉरेन फंडिंग केस के अंदर तकरीबन 31 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म नहीं की गई। इसका नतीजा क्या होगा, कितना बड़ा क्राइम हुआ है ये? नहीं, ये जो अच्छा जिसका ये है ना कंसीलमेंट, ये तो बड़ा अजीब सा, ये कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है। कंसीलमेंट का तो होता है आपकी जुर्माना बढ़ जाता है और आप इससे बरी हो जाते हैं। असल जो क्राइम है ना, जी सर, वो देखने वाली चीज ये है अरसलान सर, ये पैसा आया कहाँ से है और जो आया पैसा, वो पैसा इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है। ठीक। अब मैं जो सुन रहा हूँ मुझे पता नहीं है, मैं कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, ना मैं उसके कमेटी में था ना मुझे इल्म है इस बात का, लेकिन जो मैंने सुना है और जो देखा है, जो मेरे मुशाहिदे में आया, वो ये है कि इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो इंडियन नेशनल्स की तरफ से भी आया और इजराइल जो जूश है उनकी तरफ से भी आया, वो फंडिंग आई है। मुबैना तौर पे लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए मुझे नहीं पता, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ, जो तो आप बेहतर समझते हैं जैसे भी कर। हाँ, वो एक इशू है और वो बड़ा सीरियस इशू है। वो एक क्रिमिनल एक्ट है कि जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो लोग आपके मतलब आपकी सॉवरेनिटी के खिलाफ हैं, आपके मुल्क के खिलाफ हैं, अगर आप उनसे पैसा ले रहे हैं और पैसा लेके आपको वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और आपको खड़ा कर रहे हैं इस पार्टी को, तो उसको वो एक है क्वेश्चनेबल चीज, जिसका मेरा ख्याल है बड़ा सीरियस सेक्शन है उसका। अच्छा सर, इसमें ये कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी कुछ अकाउंट छुपाए हैं, तो क्या आने वाले दिनों के अंदर उनकी तफसीलात? मैंने आपको गुजारिश कर दिया इस्लाम कि ये एक बड़ी अजीब सी मंतक है। अच्छा, कि अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं किसी की नहीं देता, मैं मिसाल देता हूँ कि मैं एक गलती पे हूँ, मैं एक खराबी कर रहा हूँ, मैं एक गंद मार रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं अपनी वो गलती या अपनी वो बुराई या अपनी वो जो गंद मारा है उसकी सफाई करूं या उसको ठीक करूं, मैं दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर दूं। ये भी ऐसे ही तो भाई खुदा के बंदे, आपका उनके साथ लेना देना क्या है? हाँ। जो मैंने आपसे अर्ज किया ना, अभी तक उनकी तरफ से कोई मतलब इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेनेंट तो नहीं गया। ठीक, ये तो ऑलरेडी पार्टी है। अगर ये जाके किसी की मतलब बात करते तो इनकी बात तो कोई सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि ये तो आप गिल्टी है। आप अगर किसी के पास कंप्लेनेंट बन जाते हैं तो आपकी कौन सुनेगा? अब या तो फिर उन पार्टियों के अंदर से कोई बंदा उठ के आके ये कहेगा जी हाँ जी ये जो है अकाउंट्स है, ये जो इन्होंने कंसीलमेंट किए। मैंने आपसे अर्ज किया, कंसीलमेंट जो है वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। ठीक, उसका जुर्माना है। बिल्कुल, लेकिन जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की है वो एक सीरियस ऑफेंस है और क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा सर, ये तो मामला हो गया, चलें इसके ऊपर आने वाला वक्त बताएगा, फैसला करेगा। सर एक बड़ा अहम इशू जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आपसे बात करूँ, शबर जैदी साहब भी कह रहे हैं, कैसर बंगाली साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी कहा है कि मुल्क जो है वो अमलन दिवालिया हो चुका है, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है मौशी एतबार से, क्योंकि IMF की जो शराइत हमारे सामने थी और उनके ऊपर जिस तरह से हुकूमत ने मनोन अमल किया और फिर ये फाइनेंस तरमीमी बिल भी जो आया, इसको सारे को सिनेरियो को सामने रखते हुए सर आप क्या समझते हैं कि अगर ये मुल्क दिवालिया हो चुका है तो फिर किस तरह से इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है? उसके लिए कोई लाए अमल, कोई फार्मूला, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठेंगी नहीं तो मुल्क कैसे संभरेगा सर? ये जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर भी आती है। अच्छा, ये मैं आपसे गुजारिश करूं, बात कंधों पे आनी या ना आने वाली बात तो ये है कि देखें ना, ऑपोजिशन तो बारहा कह चुकी है कि आइए आप मिलके बैठ के कॉन्सेंसस के साथ इस मामले से निकलते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना तकब्बुर और गरूर है कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। फिर मेरे ख्याल में फिर ये बात कहने में हक जानब हूं कि जो आज से 20 साल पहले या इससे भी पहले जो बातें की गई थी, जो प्रोफेसर और मौलाना इसार अहमद साहब ने जो बातें की थी, मुझे उनमें फिर ना चाहते हुए मुझे उनमें कुछ सच्चाई नजर आती है कि ये मेरे ख्याल में शायद प्लानिंग का एक हिस्सा है कि जानबूझ के पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया जाए और पाकिस्तान के जो आपके असासे हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं,
उनको भी खत्म कर दिया जाए इसके बाद। अब यही मेरी समझ में बात आती सर है। और आपकी इस बात को इस तरह से मैं इंडोर्स करता हूं कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी आईएमएफ ने हमसे इसलिए ज्यादा शराइत रखी, सख्त रखी कि अमेरिका के कहने के ऊपर, क्योंकि अमेरिका आजकल हमसे नाराज चल रहा है। तो आपकी इस बात की इंडोर्समेंट इस स्टेटमेंट से होती है? सर तो मुझे ये बात बताएं कि अमेरिका अगर नाराज है तो इसमें नालायकी किसकी है? मेरी नालायकी तो नहीं है, अरसलान की नालायकी तो नहीं है, नालायकी तो गवर्नमेंट की है। कि क्यों आपने ये इस देश तक आप लेके आए कि आपसे कोई मुल्क नाराज हो जाए? भाई अब पहले भी तो हुकूमतें थी ना, वो सब ममालिक को साथ लेके चल रहे थे, सबके साथ अच्छे मनासब थे। अब ये बात तो नहीं, आपने चाइना ने इतना बड़ा अपना स्टेट था उनका, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्टेट था उनका, आपने तो उनको भी नाराज कर दिया। आपने टर्की को नाराज कर दिया, टर्की क्योंकि हर वक्त आपकी मदद के लिए आगे रहता था। बिल्कुल ठीक। चाइना आपकी मदद करता था। इवन आप हैरान होंगे कि हिस्ट्री में पहली दफा पिछले 35-40 साल जो जियाउल हक साहब ने बेड़ागर किया था, उसके बाद पहली दफा रशिया आपके करीब आ रहा था। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने अपनी नालायकियों की वजह से उसको भी दूर कर दिया। सर इस वक्त आप बता दें मुझे कौन सा दुनिया का सऊदी मुल्क अरब आपके साथ खड़ा है? इवन सऊदी अरब, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा मुल्क है? हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरब की हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरब ने जो आपको पैसा दिया, उन्होंने अपना उसमें इंटरेस्ट आपसे क्लेम कर दिया। तो ये क्या मतलब, ना आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना आपकी इंटरनल पॉलिसी है, ना आपकी कोई फाइनेंशियल पॉलिसी है, ना ही आपकी कोई इकोनॉमी पॉलिसी है कि मतलब जिसको आप चला के ये महसूस करवा सकें कि आप इस मुल्क की खिदमत करने आए थे और खिदमत कर रहे हैं। शेख साहब इसमें फिर इमरान खान साहब का एक बयान और भी तो सामने आता है जिसमें वो कहते हैं, उसका नाम ले लेके मुझे आप सर वो उसमें एक्चुअली जिम्मेदार आपको ठहराते हैं। वो कहते हैं जी साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। और मैं आपको गुजारिश करूं, है तो बड़ी बुरी बात, बहुत ही बुरी बात है, लेकिन वो जो बेटी है उसमें भी हमें जिम्मेदार ठहराते हैं जो अमेरिका चलेगी वापस। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल आया है सर, इसके ऊपर हुक्मरान ये समझते हैं कि अपोजिशन बिला वजह शोर मचा रही है, इससे गरीब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना, ये उन्होंने इनडायरेक्ट किस्म का टैक्स लगाया जिसको बाद में जाके किसी एक हिस्सा उसका रिफंड भी करवाया जा सकता है। अरसलान आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे एक बात बता दीजिए। जी सर। कोई टैक्स भी लगेगा वो क्या ट्रिकल डाउन नहीं होगा? क्या ख्याल है आपका कि सरमायादार वो टैक्स अपनी जेब से देगा? सरमायादार उस टैक्स को लगाएगा अपनी प्रोडक्ट पे, और एट द एंड ऑफ द डे जब कोई गरीब आदमी जाके चावल खरीदेगा या आटा खरीदेगा या घी खरीदेगा या कोई भी चीज खरीदेगा, दालें खरीदेगा, अब तो ये आलम हो गया, आपको पता नहीं है मेरे ख्याल में, शायद आपके दालें भी आपकी इंपोर्ट होती हैं। जी सारी दालें इंपोर्ट होती हैं। प्याज और टमाटर तो इंपोर्ट होता ही है, दालें भी इंपोर्ट होती हैं। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उस पे ऊपर जब आप टैक्स लगाएंगे तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो अब ये बातें जो ना, ये बातें करके आप लोगों की आंखों में मिर्चें नहीं डाल सकते, या उनके कानों में आप ऐसा कीजिए कोई चीज डाल दीजिए जिससे कान भी बंद हो जाए, आंखें भी बंद हो जाए, उनकी बस तो सर जो हुकूमत की मंतक है कि 70 साल की खराबियों का जिम्मेदार हम 3 साल की हुकूमत को नहीं ठहरा सकते, मैं इसको मान लेता हूँ कि 72 साल की खराबियां हैं, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि 72 साल में उतनी खराबियां नहीं हुई जितनी 3.5 साल में खराबी हो गई है। अच्छा, मतलब अब अगले 72 साल लगेंगे इनकी 3 साल के 3.5 साल की गंद को साफ करते हुए। अच्छा वो सर उसके लिए एक और फवाद चौधरी साहब ने तो बड़ा अहम बयान दिया। वो कहते हैं कि जी हमने इकोनॉमी ख़राब कर दी, हम अपोजिशन से कहते हैं कोई हमें अल्टरनेट प्लान ही दे दो, हम उसके ऊपर ही अमल दरामद कर लेते हैं। क्या दे दो? अल्टरनेट प्लान दे दो कोई, हमें इकोनॉमी को कैसे दुरुस्त करना है। मेरे ख्याल में शायद आपको अरसलान इल्म नहीं है कि इसी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके आसिफ ज़रदारी साहब ने अपना कंधा पेश किया था। बिल्कुल किया था। और उस पे जो कुछ इस इमरान ने जो बातें की थी, अल्लाह मान, तो मैं तमीज नाम की तो चीज है नहीं ना इनके पास, ना इखलाक, ना तमीज, ना वफादारी, ना कदरें। और उसके बाद यही बैन ही शहबाज शरीफ साहब ने हैसियत ऑफिशियल लीडर, उन्होंने भी ये बात की थी, और उसके बाद जो बातें उन्होंने सुनी थी, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि और क्या करें? ऑपोजिशन के लीडरान जो है वो क्या कह सकते, यही कह सकते हैं ना कि हम आपके साथ मिलके बैठ के इन मामला से निकलने को तैयार है, लेकिन वो तो करने को तैयार नहीं। इसलिए मैंने अपनी बात में कही ना कि मुझे तो फिर ये प्लानिंग का हिस्सा लगता है कि आप तबाह करके जाना है इस मुल्क को।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल चैम गोइयाँ हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। उन्होंने बल्कि ख़ुद भी कहा है कि जल्द पाकिस्तान में मुलाकात होगी ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी के मौके के ऊपर। नवाज शरीफ साहब सर, एक है कि वो ख़ुद वापस आ रहे हैं, एक तरफ हुकूमत ज़ोर लगाना शुरू हो गई है कि जी इनको वापस लाया जाए, तो उसके लिए वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जाने का प्लान कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब खुद आएंगे या हुकूमत लाएगी? अरसलान, आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि मियां साहब ने ये कह दिया है इनके अब हालात जो है ना ख्वास पख्ता हो गए हैं। मसला ये, उन्होंने जब ये कहा है कि मैं आ रहा हूँ वापस, तो अब इनके पास और कोई जवाब नहीं रह गया सिवाय इसके कि ये शोर मचाना शुरू कर दें कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम ला रहे हैं, हम ला रहे हैं। हालांकि इनके पास का बात ही नहीं है, इनके पास का रोग ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसकी मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अगर वो आ गए तो हम ये क्लेम कर लेंगे कि ये हम लेके आए। अब इनको समझ नहीं आ रही करें क्या। असल में वो सर कहते हैं अगर वो सर वो कहते हैं कि अगर वो वापस आए तो कोट लखपत जेल उनका मुंतजिर है। मतलब कौन सा पहले दफा जेल जाएंगे वो? हाँ, ये उस दिन से डरे जिस दिन ये जेल जाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने जेलें काट ली, हम लोगों ने सख्तियां भी काट ली, हमने बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर गए, सब बर्दाश्त कर लिया सबने। तो सर नवाज की बारी है। सर नवाज शरीफ साहब की वापसी से फिर गेन क्या होगा उन्हें तो कुछ भी हासिल ना हुआ, वो आए और जेल में चले गए। पॉलिटिकल गेन क्या हुआ सर उन्हें? बात असल में ये नहीं है। आपने मेरे ख्याल में शायद मैं सुन रहा था, पता नहीं आप इसको मुनासिब समझिए, पीजे मीर साहब को सुन रहा था। अच्छा। तो पीजे मीर साहब ने बड़ी वाज़ेह और बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी तफसील के साथ उनकी जो थी अपना सेहत के बारे में, उन्होंने उसमें अपने उस जो कमेंट से या जो प्रोग्राम कर रहे थे उसमें उन्होंने बयान किया था। अगर मैं उनकी, क्योंकि पीजे मीर एक बड़ा सीनियर आदमी है, बड़े वफादार आदमी है, बड़े अच्छे आदमी हो, उनकी बात को अगर मैं लूं तो फिर इस बात पे मुझे बड़ी हैरानी होती है हुकूमत की बातें सुन के कि उन्होंने बड़ा सीरियस मैटर कहा था कि इनका बड़ा सीरियस मसला है सेहत के बारे में। अच्छा। और वो इज नॉट गुड। तो वो अगर देखा जाए तो फिर तो ये बड़ी एक सीरियस कंडीशन है जो उसमें उनको वो छोड़ना उस वक्त ही चाहिए जब डॉक्टर्स उनको ये मशवरा दें कि अब आप जा सकते हैं, अब आप जाके वहां पे जेल काट सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा पहले भी तो आए थे, पहले भी आगे उनको पता था कि मुझे जेल जाना है। 13 जुलाई 2018 को आए थे, तो उनको पता था कि मैंने जेल में जाना, चले गए थे। अब तो हालात बड़े डिफरेंट है ना, उनके केसेस बड़े डिफरेंट है। अब तो मामला तो आपके सामने ही है। अच्छा सर, इस्लामाबाद में चैम गोइयां हैं कि नवाज शरीफ साहब कोई अश्योरेंस चाह रहे हैं उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे? नहीं इस्लाम, ये मैं इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं, इसलिए मैं उस मामले में हूँ नहीं, या मुझे पता नहीं है। जिस बात का मुझे इल्म ना हो मैं उस पर क्या कमेंट्स करूँ। नहीं, वो उसमें सर इस तरह से है कि हुक्मरानों की जानिब से भी ये स्टेटमेंट्स बार बार आ रही हैं। कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, ना आपको कुछ कहना चाहिए ना मुझे कुछ कहना चाहिए। जब तक ना आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो आप कुछ बात नहीं कर सकते उस बारे में। चलें सर, इसको इस अंदाज से कर लें कि फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी, वो कहते हैं कि एक हफ्ता आप लोग फौज और दूसरे हफ्ता आप लोग अदलिया के खिलाफ बातें करते हैं और आपका मकसद जो है बेसिकली अपना मफाद हासिल करना होता है। सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्या आपको नहीं पता क्या हो रहा है? असल आप नहीं जानते, जो कुछ हो रहा है वो आप भी जानते, बेहतर जानते हैं। तो गलत क्या कहते हैं वो, आप मुझे ये बता दें। तो जो गलत कहते हैं आप बता दें। रोज तो नया तमाशा लगा होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं जिसमें एक्चुअली जो आप बात पूछ रहे थे उस बारे में चूंकि मुझे इल्म नहीं है ज्यादा, उसमें मैं कमेंट्स कर नहीं सकता। अच्छा सर, ये बताइएगा बलदियाती इलेक्शन की कितनी तैयारी है सर आपकी? बलदियाती इलेक्शन देखिए, सियासी जमातें जो होती हैं हर रोज इलेक्शन के अंदर होती है। हाँ। ये पूछना कि आपकी क्या तैयारी है, नहीं, उसमें उसके इलेक्शन प्रोसेस में रहती है। हर कोई अपने इलेक्शन प्रोसेस में रहता है। जहां तक बलदियाती इलेक्शन का ताल्लुक है, अब तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि जो कुछ इनके साथ हुआ है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, उसके नताइज देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ये इखलाकी जरूरत करेंगे कि ये इलेक्शन करवाएं। और अगर ये करवाते हैं तो हमने तो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको हमने पुट करना है ना, और क्या करना है। सर उन्होंने अपनी गलतियों की इस्लाह कर ली, इमरान खान साहब ने खुद नोटिस ले लिया और उन्होंने सारी पार्टी जो है वो अब खुद चलाएंगे सारा। इंशाल्लाह जिस बात का वो नोटिस लेते हैं ना, वो जिस काम का नोटिस लेते हैं उसका बेड़ागर करते हैं और खाना खराब करके छोड़ते हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी का नोटिस लिया, इस पार्टी को भी अब तबाह करते हैं। अच्छा, अपने हाथ से। अच्छा सर, ये बताइए फिर अगर आप बलदियाती इलेक्शन नहीं देख रहे तो फिर 23 मार्च को जो आप लोगों ने डेट दी पीडीएम की सूरत में, वो उसका वो नतीजा खेज साबित होगी डेट कोई?
ये तो लीडरों का मामला जी, उन्होंने तारीख दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी ना जी। आपके ख्याल में सर इस्तीफे दे देने चाहिए असेंबलियों से? मैंने अर्ज किया ना, ये तो उन लीडरों का मामला है, नहीं, मैं उन्होंने आपकी जो पर्सनल फैसला राय पूछ रहा हूँ, जाहिर है आप भी देखिए, एमएनए है मैं ना, आपको असेंबली का गुजारिश हिस्सा करूं, है। मैं तो अपनी पार्टी का पाबंद हूँ। मेरी पार्टी अगर मुझे कहेगी कि रिजाइन कर दो, मैं रिजाइन कर दूंगा। हाँ, क्या? और फिर अगले इलेक्शन सर, आखिर में वक्त भी कम है मेरे पास, अगले इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम के ऊपर होने जा रहे हैं। नहीं हो सकते, आप हो नहीं मुतमईन सकते, हैं? हो नहीं सकते, अच्छा हो नहीं सकते। सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल करने की कोशिश तो की जा रही है। नहीं हो सकता ना, वो इलेक्शन कमीशन का आप उस पर पढ़ लीजिए ना, सुन लीजिए उनका व्यू, अब वो सुन लीजिए, 37 पॉइंट ऑफ व्यू एतराजात सुन उनकी लीजिए। अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हो ईवी नहीं सकता ईवीएम के असलान, जरिए हो से नहीं सकता। बस आप बलदियाती इतना इलेक्शन तो मेरी नहीं हो बात सकते। इतनी देर में रखें कि अभी वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपके प्रोग्राम का इतना लंबा टाइम नहीं है कि मैं आपको बड़ी डिटेल से वो इसमें सर, बात बताऊं इसमें कि सर हो मैं सकता है। जानना चाहूंगा, मुख्तसरन जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि आप हल्के की सियासत करते हैं और जी, आपको मैंने देखा उसमें हुआ है। उसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहत है। पहली बात यह है कि आपके मुल्क का ये नहीं पता चलता कि बिजली आपकी कब जा रही है, क्योंकि उसका सारा मदारोमदार आपका इलेक्ट्रिक पे है। हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद आपके सारे मुल्क में कहीं आपके सिग्नल तो आते नहीं है, आपके टेलीफोन के सिग्नल आते नहीं है, नेट के सिग्नल तो आपके टेलीफोन के साथ नहीं है ना। तो जहां पे नेट नहीं होगा वहां पे वो ईवीएम चलेगी नहीं, क्योंकि उसका नेट के साथ मुंसलिक है। नहीं नहीं सर, उन्होंने वजाहत कर दी कि इसको नेट के साथ नहीं करना, नेट से अलग है ये। इनका बाप करेगा फिर, और क्या कर, मैं क्या कह सकता हूँ यार, इससे फजूली बात करूंगा। उससे अच्छा नेट सर, के साथ नहीं होगी ये तो कैसे होगी? बताइएगा, आपके सामने अब केसेस मुझे आते एक बात होंगे। बताएं, ईवीएम अगर नेट के साथ मुंसलिक नहीं होगी तो उसका डाटा कैसे अपलोड होगा? सर वो पहले से उसमें कोई सॉफ्टवेयर के जरिए से डाटा अपलोड कर देंगे, वो नेट के फजूल जरिए कर से रहे हैं, उसको फजूल बात हैक कर रहे करने के हैं चांसेस यार। ज्यादा हैं। मैं वही आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि फजूल बातें करते हैं हम्म। ये, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता, फिर उसको घुमा फिरा के कोई चीज आपको चक्कर दे जाते हैं और अच्छा आप उनके चक्कर में आ जाते हैं। अच्छा सर, आखिर के अंदर एक बताइएगा, इमरान खान साहब को दाद देंगे, वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने ज्यादा टैक्स दिया है, 98 लाख रुपया टैक्स दिया है सर उन्होंने। उसे थोड़ी दिया, किसी और ने दिया होगा, या नदीम साहब ने दिया होगा, या अलीम खान ने दिया होगा। अच्छा उसे नहीं सर, थोड़ी दिया। कमाई तो उन्होंने खुद की है ना सर। ओ बाबा, नहीं की। आप बच्चों वाली बातें करते हैं यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप उनके चक्करों में आ जाते हैं। अच्छा, अल्लाह के ठीक बंदे, है। पहले आप देखें उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ गई है। अच्छा। और जब तनख्वाह आपकी होती है ना, जब हमें जो तनख्वाह मिलती है वो एट सोर्स काटा जाता है टैक्स। अच्छा, बात समझे आप? मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने कम से कम उन पर यह इल्जाम नहीं लगा दिया कि उन्होंने माल बनाया। ये एक अच्छी बात मुझे है। क्या जरूरत है कहने की? हाँ जी। मुझे क्या जरूरत है कहने की? बहन ने बनाया, भाई ने बनाया, बात तो एक ही है। अच्छा सर, ऐसे ही बनाना ना। अच्छा चले, तो सर हम उम्मीद रखें आखिर के अंदर कि नवाज शरीफ साहब इस साल में पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगे, बस उन्होंने आना, फैसला उन्होंने करना, मैं थोड़ी करता। जी शेख साहब, थैंक यू सो मच। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो शब्बर जैदी साहब मेरे साथ होंगे, माहिर मुआशियात हैं और साबिक चेयरमैन FBR हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर। मेरे साथ वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, साबिक चेयरमैन FBR हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। सर मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, मिनी बजट के हवाले से आज सेनेट का इजलास भी था। मिनी बजट के ऊपर हुकूमत ये समझती है कि इससे महंगाई के अंदर कोई खातिर खा इजाफा नहीं होगा। सर आपकी क्या इस पर टेक है, महंगाई क्या नहीं बढ़ेगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसमें जो तकरीबन 350 बिलियन के आइटम पे टैक्स लगा है, उसको अगर आप बैठ के एनालाइज करें तो उसमें से ज़्यादातर आइटम वो हैं जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में नहीं है। तकरीबन 2 से 3 बिलियन रुपीज़ के वो आइटम है जो कि आम आदमी के इस्तेमाल में। तो इससे महंगाई का जनरलाइज जो महंगाई आम आदमी के लिए उस पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, टैक्स तो लगा है, मगर वो जो बर्दाश्त करेगा वो करेगा जिसकी हैसियत ज़्यादा है। इसलिए कोई बुनियादी फ़र्क आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद पे नहीं पड़ेगा इसमें। सर जो जाहिर है उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है सर, वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर तक ही आता है ना। देखिए, अगर इम्पोर्टेड वेजिटेबल पे सेल टैक्स लगा है या इम्पोर्टेड वेजिटेबल पे लगा है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? वो तो वो आदमी बर्दाश्त करेगा जो कि महंगा महंगा इम्पोर्टेड बटर खरीदता है। इसलिए ऐसी चीज़ है नहीं।
और ये बेसिकली सिर्फ सेल टैक्स के एडजस्टमेंट है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो कुछ भी किया गया है बिल्कुल ठीक किया गया है। सर हमारी 2022 की अगर हम ऑब्जर्व करें, जो पिछले पैरामीटर्स थे हमारे 3.5 साल के, आप क्या समझते हैं सर कि हमने इकोनॉमी को, हमारी हुकूमत ने, शौकत तरीन साहब ने वो ग्राउंड सेट कर दी है? 2022 जो है वो आम आदमी को कोई ओवरऑल रिलीफ मिल सकेगा? पहले भी बताया था ना कि जो ग्राउंड सेट हो नहीं सकती, जो शॉर्ट टर्म आप ग्राउंड सेट करेंगे ना, तो पाकिस्तान की जो फंडामेंटल ग्राउंड रियलिटी है वो इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि कोई ग्राउंड सेट होगी नहीं। जब तक आप 2-3 बड़े फैसले नहीं करेंगे रिगार्डिंग एक्सपोर्ट के बारे में और अपने कर्जों के बारे में, ग्राउंड सेट हो नहीं सकती। ये सिर्फ कहने की बात है कि ग्राउंड सेट हो गई है। सर वो बड़े फैसले रियासत की जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है क्या? हुकूमत और रियासत अगर मिलकर कोई बड़े फैसले करना चाहें? जिसकी भी जिम्मेदारी है वो करना तो है ना जी, किसी की भी जिम्मेदारी है, करना तो पड़ेगा। ये तो छोटी मोटी बातें हो रही हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा बेसिकली। सर ये बताइएगा कि हमारे अखराजात के ऊपर हमेशा बात की जाती है कि इमरान खान साहब ने ऑस्टेरिटी, अखराजात में सिर्फ सबसे बड़ा खर्च तो आपका 3000 बिलियन का इंटरेस्ट का ही है ना, सूद का, तो वो तो हर साल बढ़ता जाएगा। आप कर्जे लेते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, तो वो तो एक आप पिछले सर्कल में फंस गए ना। जब तक आप कर्जों को रिटायर नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान एक सर्कल में फंस चुका है इस वक्त। अच्छा सर ये बताइएगा कि स्टेट बैंक के हवाले से आज भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा हुकूमत को। शाहिद खाकान अब्बासी, अपोजिशन के दीगर रहनुमा मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि स्टेट बैंक को मादर पितर आज़ाद कर दिया गया है। आपकी क्या सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? स्टेट बैंक का जो इख्तियार है, क्या वो वाकई इतना बढ़ा दिया गया है कि वो अब मादर पितर आज़ाद का तस्वर होगा? देखिए मेरा अपना ख्याल है, जो लोग स्टेट बैंक तो बात कर रहे हैं उनमें से मेजोरिटी ने स्टेट बैंक का एक्ट ना पहले वाला पढ़ा था ना नया वाला पढ़ा है। ये बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है और मेरे हिसाब से चंद एक चीज़ों, बहुत मामूली चीज़ों के अलावा कोई बुनियादी तब्दीली स्टेट बैंक एक्ट में नहीं आई है, जो लोगों को एक्चुअली वो, क्योंकि एक बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है और उसमें कोई मादर पितर आज़ाद वाली बात नहीं है। उसमें पहले भी वही सिचुएशन थी, चंद एक चीज़ें हैं बड़ी मामूली सी उनमें तब्दीली आई है। मुझे नहीं लगता कोई स्टेट बैंक एक्ट में ऐसा बड़ा मसला है जिसके ऊपर हम इतना शोर मचाएंगे। लेकिन सर जो क्लेम किया जा रहा है कि जी अब स्टेट बैंक से बोरिंग नहीं होगी और स्टेट बैंक के ऊपर जो अब बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, गो के शौकत तरीन साहब की रात स्टेटमेंट ये आ गई कि जी बोर्ड ऑफ गवर्नर की अपॉइंटमेंट हमारे एंड से होगी और हम जो चाहेंगे वो उस तरह से होगा। लेकिन ये लामहाला शराइत तो IMF की थी और उसी के ऊपर वर्किंग हुई है। नहीं, बोरिंग तो स्टेट बैंक से खत्म वैसे भी बहुत थोड़ी होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले भी स्टेट बैंक करता था, आज भी स्टेट बैंक करेगा। गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी, गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट भी पहले भी फेडरल गवर्नमेंट करती थी, आज भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी। नहीं सर, हम तो जाहिर सी बात है ओपोजिशन का मौकफ आपके सामने रख रहे हैं। पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, अभी भी करेगी। पहले भी ठीक है, अपॉइंटमेंट फेडरल गवर्नमेंट करती थी, अभी भी करेगी। फर्क क्या है मुझे बताएं ना, जरा फर्क बताएं। अच्छा सर, इसमें फिर मैं आपसे एक और टेक्निकल सवाल ये करना चाहूंगा कि सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस से इकोनॉमी कितनी बेहतर होती है सर? मेरा मकसद है कौन सी इंडिपेंडेंस की बात करो, कहां से इंडिपेंडेंस? पहले भी यही था, अभी भी यही है। मैं यही तो आपको बताता हूँ, ये सारी बातें किससे कहानी है ना, है कुछ नहीं बेसिकली। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, देखें कि फिर क्या जरूरत थी नया बिल पेश करने की, इस असेंबली के अंदर डिस्कस करने की? 1956 से आया था, उसमें करेक्शन की जरूरत थी, कुछ चीजें करेक्ट करनी थी, वो की गई है। अच्छा सर, ये जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि इस दफ़ा IMF ने हमारे साथ सख्त शराइत के ऊपर मामला किया है और इसके पीछे अमेरिका ने फोर्स किया, अमेरिका की वजह से IMF ने हम पर सख्ती की है सर, तो अमेरिका या कोई भी ताकत जो है वो IMF को प्रेशराइज करेगी और IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ अगर कोई भी मामला करता है तो इस तरह से हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो चैलेंज नहीं होगी सर? नहीं तो IMF जो है उसको फंड कौन करता है? अमेरिका करता है ना, उनकी मेजोरिटी फंडिंग अमेरिका करता है, तो वो अपने अफवाद का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करेंगे? तो हम क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ IMF के बाद जाते हैं, फिर हम कहते हैं अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। IMF का फंड जो सबसे बड़ा फंड है वो अमेरिकन देते हैं, तो वो करेंगे जो पाकिस्तान जो उनके वफाद पे होगा, वो आपके वफाद पे थोड़ी बात करेंगे। जो IMF में आप जाएंगे तो फिर एक्सेप्ट करेंगे, जो अमेरिका कहेगा आपको करना पड़ेगा। सर इस वक्त जो अगर हम बेसिक्स के ऊपर बात करें इकोनॉमी की, तो आपको सर आपकी क्या इस हवाले से आप नाज़रीन के लिए बताएंगे? नहीं सर, मेरा सवाल कुछ और है कि हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो बैलेंस क्रिएट करना था, एक्सपोर्ट्स हमारी उस तरह से बढ़ नहीं सकी और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सर हमारी, तो उस सूरत के अंदर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट खसारा है, इन तमाम मामलात के ऊपर हुकूमत जो काम कर रही है सर, उस काम से मुतमईन है कम अज़ कम? ये इत्मीनान तो आवाम के लिए हो जाए कम अज़ कम कि जो हुकूमत का ट्रैक है वो ठीक है। नहीं, ट्रैक
मैंने वही अर्ज किया ना, ट्रैक और नॉन ट्रैक की बात ही नहीं है। जब एक चीज बुनियादी तौर पे गलत है तो ट्रैक पे कभी आ ही नहीं सकती। जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट है वो बुनियादी तौर पे गलत है, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। 10-12 बिलियन का आएगा, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, अगर सारे मिनिस्टर सुबह अपने बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक काम करें फिर भी नहीं होगा। ट्रैक से आपका मुराद क्या है? ट्रैक है जब एक किसी चीज की बुनियाद में गलती है तो ट्रैक कैसे सही होगा? प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही कहा है कि एक्सपोर्ट के बगैर कोई इलाज नहीं है। तो एक्सपोर्ट तो होनी है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही है, बात नहीं कि वही खड़ी है। इंपोर्ट का बिल आपका कॉस्ट रेट है, क्या कर सकते हैं आप बताइए? ट्रैक का मतलब क्या होता है? सर कैसर बंगाली साहब ने रात एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी, आपसे जानना चाहूंगा। वो कहते हैं कि आपका मुल्क कैसर बंगाली साहब ने, आपके कुलीग हैं सर, उन्होंने कहा कि आपका मुल्क दिवालिया हो चुका है, और दिवालिये से मुराद ये है कि आपको कोई कर्ज देता है और वो कर्ज जब आप वापस ना कर सकें तो इट मीन्स कि आप कोलैप्स कर गए। तो पाकिस्तान एक डिक्लेयर हो चुका है कि वो कोलैप्स है, सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है। अमलन वो कोलैप्स हो चुका है उसकी इकोनॉमी। तो ये बात तो मैंने 15 तारीख को कही थी, आप लोग इतने नाराज हो गए थे। कैसर बंगाली साहब आज कह रहे हैं, कैसर बंगाली साहब तो वही कह रहे हैं जो मैंने 15 दिसंबर को कही थी, सारे टीवी भी चलाया था। अब कैसर बंगाली साहब को अब याद आया है। तो सर ये सर अगर इतनी ही भयानक सूरत हाल है सर, तो फिर आम सूरत हाल आज नहीं है। भयानक सूरत हाल पाकिस्तान में पिछले 50 साल से है। भयानक सूरत हाल पाकिस्तान में 50 साल से है। पाकिस्तान में कभी सूरत हाल भयानक से कम नहीं, ये कभी भी अच्छी शक्ल में नहीं था। ये आप लोगों की गलतफहमी है बस। ये शक्ल आज नहीं है, ये शक्ल बहुत पुरानी है। तो सर ये फिर पिछले 50 साल के ही सारे हुक्मरान, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और एक आर्मी का टन्योर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर तमाम जिम्मेदार हुए इस इकोनॉमी को तबाह करने के? आप उससे पूछ ले जिन्होंने किया, जो भी बाहर में रहे, उनसे पूछे ना जो बाहर में रहे, उनसे बात करें, मेरे से क्या करते। अच्छा सर ये बताइएगा कि कोई इस वक्त कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी या फार्मूला हो सकता है या कि इस मुल्क को इस दलदल से निकाला जा सके, इस मौशी बहरान से निकाला जा सके? दो फार्मूले हो सकते हैं। तो आप अपना डेट रिटायर करें बाय सेलिंग योर लैंड, और दूसरा आपके एक्सपोर्ट को इमीडिएटली बढ़ाएं बाय लोकेटिंग इन द सदर्न रीजन पाकिस्तान। सर फार्मूला क्या, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का क्या तरीकेकार हो सकता है सर इसके लिए? ये है कि एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को साउथ में लगाएं कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम हो, बिजली की कॉस्ट कम हो, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए ज्यादा से ज्यादा। एक्सपोर्ट तो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है, गवर्नमेंट थोड़ी एक्सपोर्ट करती है भाई। नहीं ऑब्वियसली वो, लेकिन सर कोई गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन भी तो चाहिए ना, वर्किंग प्लान हो, कोई हुकूमत जो है वो उससे जो जिस किस्म की डिमांड्स की जा रही हैं, आपको साउथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पड़ेंगे, और एक्सपोर्ट की जो मार्केट है वो इंडस्ट्री साउथ में लगेगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट नॉर्थ पे लगेगी। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा आखिर के अंदर, आपने बहुत कीमती वक्त है आपने दे रहे हैं सर, कि पाकिस्तान की इकॉनमी ज़ाहिर आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि वो क्लैप्स भी हो चुकी, दिवालिया भी हो चुकी है, हुकूमत के मैयर्स भी ठीक नहीं है, तो सर फिर नई आने वाली हुकूमत, नए इंतखाबात की बात हो रही है 2022 के अंदर, वो मेरी बात सुने, पाकिस्तान की मैशी हालात, आप लफ्ज़ दिवालिया को 100 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, दिवालिया कह लें कुछ और कह लें। मैं बार बार ये कहता हूँ, पाकिस्तान की मैशत के हालात पिछले 50 साल से कभी भी अच्छे नहीं थे। कभी आगे हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर हल्का हो जाता है, मगर ये पाकिस्तान की मैशत पिछले 50 साल से कभी भी सही हालत में नहीं चली है। ये हकीकत है, इससे कोई आंखें छुपाएगा तो फायदा कुछ नहीं ना कहने का। हम ये नहीं कह रहे कि आज कोई नई चीज आई है, हम ये कह रहे हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता मर्ज बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे आ जाएगा जहां आपसे कंट्रोल नहीं होगा। बात ये कह रहे हैं बस। अच्छा सर ये दरामदात का सर फिर आखिर के अंदर बताइएगा कि दरामदात को कैसे डिस्करेज किया जाए? हुकूमत ने डिस्करेज करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, वो भी फार्मूला कामयाब ना हो सका। उसके अलावा सर दरामदात बंद नहीं हो सकती ना, क्योंकि फिक्स आइटम पेट्रोल बंद नहीं हो सकता, बिजली का इंपोर्ट बंद नहीं हो सकता। दरामदात की शक्ल ऐसी है जो बंद नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ना, ये बुनियादी मसाइल है, ये कोई आधे घंटे में नहीं हो गया। मैं यही बात तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सर किसी एक टॉपिक के ऊपर, इसी एक दरामदात के मौजू के ऊपर मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन सर थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर दें अगर। सर इस वक्त इमीडिएटली कोई रास्ता नहीं है, जहाँ मैं कोई ऐसी बिला वजह की सियासी बात करना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया शबत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। नाज़रीन आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।